संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और वाइगोत्स्की ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। जीन पियाजे समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति को ही संज्ञानात्मक विकास का मूल के रूप में उन्होंने कहा है। तो आप समझ सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। उन्होंने कहा, जीन पियाजे ने, कि बालक के अंदर बहुत ही अधिक क्षमता होती है, जिसको इन्होंने भी माना कि बालक के अंदर बहुत क्षमता होती है, उसे जानने की आवश्यकता है। बालक के अंदर यदि क्षमता ना होती तो समस्याओं का समाधान वह नहीं कर पाता। समस्याओं के समाधान में परेशानी होती है तो बालक क्या करता है, वह बाहरी मतलब परिवेश से, अपने से स्किल्ड लोगों का सहयोग लेता है, अपने से अपने जो पीयर ग्रुप होते हैं उनका सहयोग लेता है। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मायने रखता है। इसमें हम लोग देखेंगे, एक एक करके पहले देखने की कोशिश करेंगे कि वाइगोत्स्की का जन्म 1896 में हुआ था और उनका संबंध सोवियत संघ रूस से था। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए कि 1896 में ही जीन पियाजे का भी जन्म हुआ था, और लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ। अब आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कि वाइगोत्स्की का जन्म रूस में 1896 में हुआ था। वाइगोत्स्की ने समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला। उन्होंने कहा समाज और संस्कृति नहीं है तो बालक का संज्ञानात्मक विकास हो ही नहीं सकता है, नेवर। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर अत्यधिक बल डाला। इसी कारण से इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। वाइगोत्स्की जीन पियाजे के समकक्ष थे, होंगे क्यों नहीं, दोनों का जन्म एक ही वर्ष है, सेम वर्ष है, तो कम समकक्ष होंगे ही। 1920, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, नाउ लेट अस स्टडी द इंटरेस्टिंग फैक्ट। 1920 से 1930 तक जो ये वाइगोत्स्की ने जो एक्सपेरिमेंट किया, काफी एक्सपेरिमेंट किया, काफी समाज और संस्कृति के प्रभाव के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन दुर्भाग्यवश 1934 में उनका देहावसान हो गया। बहुत ही कम उम्र में उनका देहावसान हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि 1920 से 1930 तक वाइगोत्स्की ने काफी अनुसंधान कार्य किया। उन्होंने सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण माना। अब देखिए भाषा को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि बालक के विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब भाषा का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे बालक का सामाजिक विकास भी होता जाता है। बालक छोटा होता है तो पूरा नहीं बोलता है। देखिएगा कि आधा ही सेंटेंस बोल पाएगा। पानी पानी बोलेगा, दो नहीं, पानी दो नहीं, पानी, बस पानी वो पेरेंट दे देते हैं। और इस तरह के कई वर्ड हैं, इस तरह के कई सेंटेंस हैं जो बालक मूल रूप से क्या है कि वह भाषा का जो विकास होता है वह समाज में होता है। अब देखिए उन्होंने शिक्षक और वयस्क की भूमिका को भी स्वीकार किया है। शिक्षक और वयस्क जब तक नहीं होंगे, वयस्क कहने का मतलब अपने ये जो अपने से सीनियर होंगे वो है प्रौढ़ व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि बालक जिनसे सीखने का काम करता है, ये है। तो शिक्षक और वयस्क की भूमिका को भी स्वीकार किया गया है। इनका मानना है कि सहयोगात्मक अधिगम क्या है ये समझने की आवश्यकता है। सहयोगात्मक अधिगम
बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोग से जो अधिगम प्राप्त होता है, सीखने को प्राप्त होता है, क्या समूह में रहकर जो बालक स्वयं सीख जाता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि एक बालक को प्रेयर नहीं आता है, प्रेयर का ज्ञान उसे पहले से नहीं होता है, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक प्रेयर के ग्रुप में शामिल होता है तो बालक को प्रेयर आ जाता है। ये क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। बालक सहयोग से, कोलैबोरेशन से सीखता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि किसी छात्र स्वयं से भी सीखता है, अपने आसपास से भी सीखता है, सहयोग से सीखता है। जैसे सपोज करिए कि बालक को किसी विषय में समस्या आती है और बालक बोलता नहीं है कि हमें यह समस्या है, लेकिन बोर्ड पे जैसे ही उसके मित्र या फिर उसके मित्र उसके बारे में अपने आप स्वयं ही बता देते हैं, बालक उसको सीख लेता है। यह है सहयोगात्मक अधिगम। सहयोग से अधिगम कराना, अधिगम प्राप्त करना ही सहयोगात्मक अधिगम है। और उन्होंने सहयोगात्मक अधिगम को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। सहयोगात्मक अधिगम के दृष्टिकोण से जेडपीडी और एसके फोल्डिंग, ये सहयोगात्मक अधिगम का प्रकार है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है। मतलब बालक समाज को भी प्रभावित करता है और समाज से भी प्रभावित होता है। इसके पीछे क्या है कि हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है, हर जगह का कल्चर थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, तो हर 3 किलोमीटर पर पानी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ ही जाता है। और हर 3 कोस कहने का मतलब है 9 किलोमीटर पे भाषा में थोड़ा बहुत का चेंजेस निश्चित रूप से आता है। अब देखिए, तो उसमें क्या है कि संस्कृति की बात अगर हम करते हैं तो हर जगह की संस्कृति अलग अलग होती है और उसका प्रभाव बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। सपोज करिए कि कहीं की संस्कृति ऐसी है कि हम भोजन करने से पहले भोजन मंत्र करते हैं, तब हम भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। कहीं की संस्कृति होती है कि चलो आया और वेट ना करेंगे टूट पड़ेंगे। हर जगह की संस्कृति अलग अलग है। कहीं का है कि भोजन कर रहे हैं, 3-4 लोग भोजन कर रहे हैं तो भोजन पहले भी कर लेंगे तो भी बैठे रहेंगे, चारों एक साथ उठेंगे। कहीं की संस्कृति होती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा खत्म हम चले, है ना। देखिए यहाँ पे संस्कृति और इसका जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं बालकों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। तो समाज और संस्कृति का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है और बालक उसे सीखता है। अब देखिए, बच्चों के बारे में वाइगोत्स्की का मत है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ अंतर क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, एक और ये छूट गया है, इसको भी पढ़े। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होती है तथा उससे प्रभावित भी होती है। आपने इस पॉइंट को समझा। बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता तथा शिक्षकों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अब ये जो आपका एक प्रश्न होगा अंतःक्रिया, हम इसे पूछ लेंगे, समझे, हम इसे पूछ लेंगे, आपको बिल्कुल आता है अंतःक्रिया, ठीक है। हम यहाँ से पूछते हैं, आप बताइए अंतःक्रिया क्या होता है। आई कांट एक्सेप्ट इट। अंतःक्रिया क्या है बताइए। नहीं, वो भी नहीं है। अंतःक्रिया
अंतः क्रिया है क्या, पहले हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। हम अंतः क्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और जैसे ही हम समझ जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, अंतः क्रिया क्या है? नहीं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश करें। देखिए, देखिए अभी कोई बोला है कि माता पिता या शिक्षकों के साथ विचारों का आदान प्रदान ही अंतः क्रिया कहलाता है। समझे? तो बालक अंतः क्रिया, बैठ जाइए, बालक अंतः क्रिया के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। अंतः क्रिया कहने का तात्पर्य यह है कि अपने से बड़े, वयस्क या फिर अपने से ज्यादा स्किल्ड पर्सन के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम लोग अंतः क्रिया कहते हैं। अंतः क्रिया का इंग्लिश जो वर्ड है वह इंटरैक्शन होता है। अब समझ में बात आई? अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, तो हम लोग बात करते हैं आगे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी होता है। जेडपीडी कहने का क्या अर्थ है? जेडपीडी कहने का अर्थ है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में होता यह है कि बच्चे किसी समस्या का समाधान करते हैं और समस्या का समाधान करते हुए बालक को कोई परेशानी आती है, बालक समस्या का समाधान सही से नहीं कर पाता। इज इट क्लियर और नॉट? बालक समस्या का समाधान आसानी से नहीं कर पाता है, वह कुछ हद तक समस्या का समाधान कर भी लेता है। तो उस समय क्या होता है, बड़े वयस्कों का या फिर अपने जो पीयर ग्रुप है, अपने सहपाठी है, अपने से ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है, उससे वह मदद लेता है, सहयोग लेता है और फिर उस समस्या का समाधान कर पाता है। इसे हम लोग जेडपीडी के नाम से जानते हैं। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, हाँ, ये जेडपीडी जो है, मैंने पहले ही कहा, कोलैबोरेटिव लर्निंग का दो प्रकार है। एक मिनट, कोलैबोरेटिव लर्निंग का दो प्रकार है, एक है जेडपीडी और दूसरा है स्कैफोल्डिंग। दोनों है सहयोगात्मक अधिगम का प्रकार है। कॉर्नर पर से गुनगुनाने की आवाज क्यों इतनी आ रही है? मास्टर से पढ़ रहे हो या फिर अपने आप पढ़ रहे हो? नहीं, अपने तो पढ़ना है तो फिर बंद करा देते हैं, इधर से अपने से पढ़ते रहो। हम अंदर में बैठे हुए लगातार बातचीत का आवाज आ रहा है वहां से। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। सहयोगात्मक अधिगम या फिर हम लोग सहारा देना कहते हैं। सहारा देना में ही दो प्रकार, एक है कंप्लीट सहारा देना, कंप्लीट सहारा देना जो स्कैफोल्डिंग होता है। कंप्लीट सहारा देना मतलब क्या है, उसे चलने भी नहीं आ रहा है तो हम उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं और तब तक उसको उंगली पकड़े रहते हैं जब तक कि वह चलना उसे ना आ जाए। हाँ बिल्कुल, पूरा लगातार हमने स्कैफोल्डिंग को बताया है, आपको पिछले क्लास में हमने बताया था, आप शायद एब्सेंट होंगे। अच्छा, तो इसका भी क्लियरिफिकेशन होता है। तो अभी पहले इसको देख लीजिए। अब देखिए, जेडपीडी का तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के प्रयास से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहयोगियों की मदद से करना संभव होता है। यही है जेडपीडी है।
और जेडपीडी को हम लोग यूं कहें तो जो हमने एक एक्सपेरिमेंट बताया था वो याद होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जीरो वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, याद है क्या? याद है ना जीरो वाला? तो हाँ, 1 मिनट में कितना जीरो बना सकते हैं, इससे हमें 2 बातों का एहसास हुआ था। एक, हमारी अपनी क्षमता क्या है, इसका भी आकलन उसमें हुआ था कि हम अपनी क्षमता को नहीं जानते। एक ये। दूसरी बात क्या है, उसमें काल्पनिक क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र को हमने दर्शाया था। काल्पनिक मतलब आप कल्पना करते हैं कि 1 मिनट में हम कितना जीरो डालेंगे, ये कल्पना है। और वास्तविक क्या है, 1 मिनट में हमने कितना डाला, ये वास्तविक है। काल्पनिक क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को ही जेडपीडी के नाम से जानते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे इसको। किसी शिक्षार्थी के संभावित विकास की पहचान के लिए बाहरी कारक कौन सा है? संभावित पहचान अगर करना हो तो बाहरी कारक देंगे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है खेल में भी हम उसके बाहरी कारकों के द्वारा संभावित पहचान कर सकते हैं। जो बालक खेलने में कुशाग्र बुद्धि का है, वो टूल्स टेक्निक्स खेलने में भी लगा रहा है, तो वो सीखने में भी लगाएगा, वो अन्य समस्या का समाधान करने में भी वो लगाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए देखेंगे कि खेल का भी हर क्षेत्रों में कोटा होता है। हर क्षेत्रों में खेल का भी कोटा होता है कि खेलने वाले स्टेट लेवल के हैं या नेशनल लेवल के हैं, उन्हें 2, 4, 10 मतलब वो सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर वहाँ उसका वो रिजर्वेशन होता है ब्लॉक में। फिर क्या है कि स्टेट लेवल पे भी हर जगह पे उसका कोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति है खेल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, अगर उसको हम इस क्षेत्र में लाते हैं तो यहाँ भी प्रतिभा का प्रदर्शन इसमें करेगा। समझ रहे हैं? तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का ही प्रकार है। स्कैफोल्डिंग। अब देखिए, स्कैफोल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन लाने की है। सहायता के स्तर में परिवर्तन लाने की है। यह भी सहायता पर आधारित है, यह भी सहायता पर आधारित है। लेकिन कैसी सहायता? हमको स्विमिंग आती ही नहीं है। अब स्विमिंग आती नहीं है तो फिर क्या होगा, हमें कोई ले जाएगा और शुरुआत के क्षणों से स्विमिंग सिखाएगा। जब स्विमिंग शुरुआत के क्षणों से सिखाएगा, पहले क्या है, पकड़ लेगा तो हम हाथ पैर खूब चलाएंगे, पूरा चलाएंगे हाथ पैर। जब वो समझ जाएगा वो ये अब हाथ पैर चला लेता है, तो उसको थोड़ा दूर ले जाके उसको पानी में फिर छोड़ देगा, तो हाथ पैर चलाते हुए वापस बैंक की तरफ आ जाएगा, किनारे की तरफ आ जाएगा। अब फिर क्या है, कुछ देर के बाद जब वो उसे पता चल गया कि यहाँ से लेकर उस वाल तक ये स्विमिंग कर लेता है, तो इसको और दूर ले जाता है और वहां से छोड़ देता है, तो यह स्विमिंग करते हुए वापस आ जाता है। अब क्या है, उसे नाव पे चढ़ा लेता है, कहता चलो घूमने, और नाव पे जैसे ही चढ़ाता है तो समझ जाता है कि अब इसको स्विमिंग तो थोड़ी थोड़ी आ गई है, हाथ पैर ये चला ले रहा है, तो उसको धक्का मार देता है। अब वो स्विमिंग करके वापस आ जाता है, तब समझ लेता है कि इसे स्विमिंग आ गई है, और अब उसके बाद छोड़ देता है कि जाओ जानो तुम और जाने तुम्हारा काम, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। जब वह एबल हो गया है कि अब वो समस्या का समाधान स्वयं से कर सकता है, तो वो उसे छोड़ देता है, इसे हम लोग स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दोनों में, एक में है कि वो बालक समस्या का समाधान स्वयं शुरू कर लिया, अंतिम में जाके फंस गया और अब उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो देखेगा आपके तरफ मेरे तरफ देखेगा, कहीं से कुछ मिले, हिंट मिले और वह समस्या का समाधान कर ले, वह जेडपीडी है। और यहाँ है कि शुरुआत में सर लिखा ही दीजिए, लिखाइए पूरा। अब सर लिखाना शुरू कर दिए, समझ गए, अच्छा अब इस पॉइंट पे छोड़ेंगे तो इसके बाद यह कर लेगा,
समझे, तो वहां पे छोड़ देते हैं, वह एस्केप फोल्डिंग है ना। हाँ, चलिए आगे देखिए। उन्होंने भाषा की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया। देखिए, भाषा की 3 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने अपना चिंतन दिया है। सबसे पहले सहज अवस्था है। सहज अवस्था, सहज अवस्था कहने का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली इसका प्रयोग धीरे धीरे आराम से सीखता है, सहजता से सीखता है। जैसे इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से सीखता है। इसके बारे में अभी हमने बताया कि बालक जो आसानी से सीखता है, उसको सीखने में परेशानी नहीं होती है, आसानी से सीख लेता है किसी शब्दों को। इसमें कोई चिंता नहीं करता है कि वह क्यों कर रहा है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है। चित्र का प्रयोग, जैसे बालक बहुत कम, मतलब शुरुआत के क्षणों में है, शुरुआत के क्षणों में है, तो बालक के सामने ये चित्र बना देते हैं और इसको एक बार कह देते हैं कि कलर हमने इसमें भर दिया, ये है मैंगो। अब उसका टेस्ट लेते हैं तो हम मैंगो नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं बाबू ये क्या है, तो वो कहता है मैंगो। फिर चित्रों के सहारे ही शुरुआत के क्षणों में बहुत कुछ बालक सीखता है। तो ये है भाषा की एक अवस्था है जिसको हम लोग कहते हैं सहज अवस्था। दूसरा है अहं केंद्रित अवस्था। अहं केंद्रित को समझना जरूरी है। अहं केंद्रितता का गुण बालक में शुरुआत के क्षणों में रहता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे रहता है ना। शुरुआत के क्षणों में बालक में अहं केंद्रितता का गुण ज्यादा होता है। तो अब देखिए, इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराते रहता है। सब बात तो मान गए, लेकिन होगा यही ना, हमको चाहिए तो चाहिए, टॉफी चाहिए। अच्छा, तो पेरेंट क्या उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं कि देखो टॉफी खाने से दांत खराब होता है, और जानते हो टॉफी किस चीज से बनता है, उसमें चीनी बहुत ज्यादा डाला जाता है, चीनी हमें नहीं खाना चाहिए। सब बात सुन लेता है, कहता है मुझे टॉफी चाहिए, सारी बात सुन लेता है, लेकिन मुझे टॉफी चाहिए। आप उसको लाख समझा दीजिए, लेकिन अपनी बात को दोहराते रहता है। वही क्या है, अहं केंद्रित, एकदम निश्चित नहीं मानेगा। जैसे बालक की इच्छा हो गई कि अभी मैगी खाएंगे 10 बजे रात में, सपोज करिए बालक की इच्छा हो गई कि 10 बजे रात में मैगी खाएंगे। अब वो तुरंत कहेगा जो अभी मैगी खाना है मुझे, अभी मैगी खाने का टाइम है। फिर 2 मिनट के बाद कहेगा मुझे मैगी खाना है। अब आप उसको समझाते हैं कि बेटा देखो मैगी अभी नहीं, अब सुबह में खाया जाएगा, अभी दुकान खुलेगा तब तो भी कहेगा मुझे मैगी खाना है। अर्थात क्या है, बालक अपनी बातों को बार बार दोहराते रहता है। इसे हम लोग कहते हैं अहं केंद्रितता। समझ में बात आई? पहली जो थी वह सहज अवस्था थी, दूसरी अहं केंद्रितता, और तीसरी आंतरिक भाषण। आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। बालक मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है, चिंतन करता है। अब चिंतन का प्रभाव बालक पे आ रहा है। इस अवस्था में बालक, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी वो करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि अपने आप बैठे रहते हैं और मन में कोई बात आती है तो बोलते थोड़ा रहते हैं, बोलते रहते हैं। दूसरा देखता है, देखो ये कैसा आदमी है, ये स्वयं से बोल रहा है। ये बातें बालक में भी होती है, और इस गुण को हम लोग आंतरिक भाषण कहते हैं, इनर स्पीच। अहं केंद्रित वक्ता, वार्ता, हाँ वार्ता है, व्यक्तिगत वार्ता।
ये जो अहम केंद्रिकता है ना, व्यक्तिगत वार्ता में आंतरिक भाषण के रूप में आएगा। आंतरिक भाषण के रूप में बालक स्वयं से बोलता है, आत्मनियमन के द्वारा बोलता है। कभी कभी इस अवस्था में अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है, बात को दोहराता है। वार्ता में बात को दोहराता नहीं है, वार्ता में बात को नहीं दोहराएगा। वो उसको जो बोलना है वो बोल रहा है, इसको जो बोल रहा है ये बोल रहा है, इसको वार्ता कहते हैं, समझे। लेकिन यहाँ क्या है कि जो बोल देगा उसी को बार 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 दोहराते रहेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका संबंध ईगो से है, ईगो से है। और ईगो से है तो ईगो को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए पेरेंट क्या करते हैं, उसकी बातों को मान लेते हैं। अब 10 बजे रात में मैगी, अब जाएंगे, उठेंगे, किचन में जाएंगे, फिर उसके लिए वाटर बॉईल करेंगे, फिर उसके ऊपर से डालेंगे। क्या धीरे धीरे अहम केंद्रिकता का गुण कम हो जाता है, जिसको हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि बालक जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अहम केंद्रिकता का गुण कम हो जाता है और विकेंद्रीकरण का गुण ज्यादा आ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। ये हम, हाँ सर। और जैसे ही उसमें नैतिकता आएगी तो जाहिर सी बात है ईगो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे किसी को हम ये नहीं कह सकते कि अहम केंद्रिकता का गुण होगा, किसी को नहीं होगा। लेकिन एक गुण है जिसको हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं है। एक गुण जी नहीं, अभी नहीं बताना है। आंतरिक भाषण मतलब आत्मनियमन के लिए, सेल्फ कंट्रोल के लिए बालक भाषा का उपयोग मन ही मन करता है, मन मन में पढ़ने लगता है। तो हाँ, पर्सनल स्पीच कहते हैं इसे, या वार्ता कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है कि पियाजे संज्ञानात्मक स्तर को 1 मानते हैं जबकि वाइगोत्स्की 1 नहीं मानते। क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं तथा वयस्कों की सहायता प्राप्त करें तो वह क्या कर सकते हैं। इसके बारे में बताया है कि स्वयं से बालक क्या कर सकता है और अगर वह सहयोग ले तो क्या कर सकता है, सहयोग ले तो क्या कर सकता है। ये बातें बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको वाइगोत्स्की ने कहा है। अब देखिए वाइगोत्स्की ने यह भी माना है कि स्वतंत्र रूप से बच्चे क्या कर सकते हैं और सहायता देने पे क्या कर सकते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल है कि आर्यन, जैसे दोनों में अंतर है, उसको बताया है। दोनों में अंतर है, जैसे 8 वर्ष का एक छात्र आर्यन तथा 8 वर्ष का दिव्यांशु, दोनों को कोई समस्या समाधान करने हेतु दिया जाए और दोनों ना कर पाए, फिर बड़े द्वारा सहायता करने पर आर्यन तो समाधान कर पाता है लेकिन दिव्यांशु नहीं कर पाता है। इसका कारण कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास में अंतर है। दोनों के संज्ञानात्मक विकास में अंतर है, इसी कारण से दोनों समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। दोनों का सोचने समझने का वही कारण है, वो उसी का प्रभाव, जैसे सामाजिक प्रभाव दोनों पर अलग अलग पड़ा है। व्यक्तिगत विभिन्नता तो निश्चित रूप से है, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सब में व्यक्तिगत विभिन्नता है। यहाँ तक कि एक ही माता के गर्भ से 2 बालक जन्म लेते हैं तो दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि जब ट्विंस होते हैं, ट्विंस समझ रहे हैं, जुड़वा बच्चों के जन्म में 1 से 2 मिनट का अंतर होता है, 30 सेकेंड का भी अंतर होता है, लेकिन देखेंगे कि दोनों के गुणों में कोई ना कोई अंतर आपको देखने को मिलेगा। समझे, यही जो अंतर है वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। यहाँ पे जो अंतर है, दोनों बालकों को समस्या दी जाती है लेकिन बड़े का सहयोग देने के बाद भी आर्यन तो कर पा रहा है
लेकिन दिव्यांशु नहीं कर पाता है। इसके पीछे का कारण है संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक कौशल में दोनों में अंतर का होना। अगर दोनों में वो संज्ञानात्मक स्तर में अंतर नहीं होता तो दोनों समस्या का समाधान कर लेता। सर, यहाँ संज्ञानात्मक स्तर और संज्ञानात्मक विकास है, वो दोनों में तो अंतर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में हम कहें, स्तर दूसरी चीज है। दोनों 8 वर्ष का ही है, तो जीन पियाजे के अनुसार 8 वर्ष का जो बालक होगा वो मूर्त अवस्था में होगा। संज्ञानात्मक विकास में अंतर होगा। जो है संज्ञानात्मक स्तर में अंतर का है। तो इसको विकास बना लीजिए, विकास बना लीजिए, मैं कह रहा हूं ना। सर तो 2 लाइन स्तर का भी बता दीजिए कि क्या होता है संज्ञानात्मक स्तर। संज्ञानात्मक स्तर में जीन पियाजे ने उसको 4 भागों में बांटा है, समझे? वही संज्ञानात्मक कॉग्निटिव स्टेज है। हाँ, कॉग्निटिव स्टेज है। एक चीज का यहाँ जो लिखा है कि संज्ञानात्मक स्तर एक माना है और वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक स्तर एक नहीं है। नहीं, वो अलग अलग है। वाइगोत्स्की का मानना है कि जेडपीडी है, एस्के फोल्डिंग है, या भाषा के लिए 3 अलग अलग अवस्थाएं बताई है। तो भाषा के लिए जीन पियाजे ने तो बताया ही नहीं है। जीन पियाजे ने समाज को तो कुछ बताया ही नहीं। जीन पियाजे ने इसको संस्कृति को कुछ माना ही नहीं। वाइगोत्स्की ने पूरी तरह से इस पर बल दिया है, और इसीलिए वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है कुछ सामाजिक सांस्कृतिक के क्षेत्र में ज्यादा फेमस हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रही हूँ कि वो जो बोल रहे हैं कि एक माना है संज्ञानात्मक स्तर को, एक मतलब कहना है। वो एक माना है कहने का मतलब है समान। जैसे बालक है ना, तो बालक का जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस होता है, वो उसको जीन पियाजे ने एक ही तरह से बताया है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात जब यहाँ करते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग 2 तरह से होता है। एक होता है कि उसको कंप्लीट प्रोवाइड किया जाता है सपोर्ट, और एक होता है पार्शियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। पार्शियल सपोर्ट जब प्रोवाइड किया जाएगा तो वह जेडपीडी के क्षेत्र में होगा, और जब कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा तो इसके फोल्डिंग होगा। यही कहता है। वाइगोत्स्की ने विकास को 4 अलग अलग भागों में बांटा है। देखिए, अब वाइगोत्स्की का जो 4 अलग अलग भाग है विकास का, एक है सूक्ष्म वृत्तीय विकास। वृत्तीय ऐसे लिखिएगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, टाइपिंग एरर है। और आपको पहले से पता है मैं कोई टाइपिस्ट नहीं हूं। दूसरी बात है सूक्ष्म वृत्तीय विकास। सूक्ष्म वृत्तीय, जिसको हम इंग्लिश का वर्ड है माइक्रोजेनेटिक, माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट। माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट। अब माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट कहने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट? यू मस्ट, हाँ बताइए बताइए। छोटा से छोटा जो विकास होता है, डेवलपमेंट है उसके। तो छोटा से छोटा आप, हाँ ये अभी बात आई। बालक को समस्या का समाधान करने दिया जाता है तो उसमें पहले हम ऑब्जर्वेशन, मुख्य रूप से ऑब्जर्वेशन करते हैं और बालक तुरंत समस्या का समाधान करना चाहता है। एक विधि से नहीं होता है, दूसरा लगा देता है, तीसरा लगा देता है, चौथा लगा देता है। जैसे मान लीजिए बालक चल रहा है, उसको चलने में कठिनाई हो रही है, कंकर पत्थर है, तो वो क्या है, पहले कंकर पत्थर को चुनता है, तो फिर सोचता है कि बहुत देर लगेगा। इसीलिए वह क्या करता है, घर से वो एक झाड़ू ले आता है और झाड़ू से हटाने की कोशिश करता है। पर झाड़ू जब वह देता है तो उसका हाथ पूरी तरह से अभी बैठ नहीं पा रहा है, इसीलिए कंकर वहीं पे रह जाता है। तो अब क्या करता है, घर से कोई वो बर्तन ले आता है प्लेन वाला और जमीन में रगड़ के उसको हटाने की कोशिश करता है। यहाँ आपने देखा कि बालक तुरंत 3 मेजर्स को लगाया है। एक है झाड़ू लिया है, दूसरा है उसको पिकिंग बाय हैंड पिकिंग मेथड, और तीसरा जो है कि वो जो एक बर्तन की सहायता से हटाने की कोशिश किया है। समझे? तो इसमें हम यह पाते हैं कि कुल मिला के वह
अलग अलग तरीकों से समाधान करने की कोशिश करता है। हम डायरेक्टली अगर देखें तो हमें लगेगा ही नहीं कि वह उसने कोई मेजर भी अपनाया है, लेकिन जब सूक्ष्मता से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा विकास हुआ है। बाद में अगर फिर कंकर मिल जाए तो अंतिम मेजर्स को अपनाएगा जो बालक ने किस विधि से समस्या का समाधान करने की कोशिश की। आप देखेंगे कि इस विधि से अधिगम जो हो रहा है, आप थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत यहाँ पे लागू हो रहा है। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत क्या है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि विधि को बताया था। उसने बताया था कि बिल्ली को अंदर बंद कर देते हैं तो बार बार अलग अलग तरीकों से जो खोलने की कोशिश करता है, बस उसी तरह से, क्योंकि हम माइक्रो ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो बिल्ली कहाँ गई थी पहले, तो यहाँ गई थी, फिर उधर से खुला नहीं, फिर इधर तुरंत आ गई। वैसे ही बच्चा भी समस्या का समाधान करने में उस भी तुरंत चेंज करता है, टूल्स टेक्निक्स तुरंत चेंज करता है। थॉर्नडाइक जो थे पशु मनोवैज्ञानिक थे, और मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं उन्होंने अमेरिका के थे। कबूतर को कौन प्रयोग किया? कबूतर पे स्किनर का प्रयोग था। हाँ, अमेरिका के थे। हमने फॉर्मूला बताया था, याद है? फॉर्मूला हमने जो आपको बताया था वो याद होना चाहिए। फॉर्मूला में हमने बताया था अमेरिकी डाइक ने प्रयत्न उद्दीपन से किया, शास्त्रानुसार रूस ने लव का नारा दे दिया, सक्रिय प्रसूति का स्कैन कर अमेरिका भेजा है, गेस्ट को जब से सूझ आई वर्दी पहन जर्मन गया। तो इसमें सारे लोग कहाँ के हैं और कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है वो इसमें लिखा हुआ है। आप अगर अच्छे से इसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे, और कहाँ के रहने वाले हैं ये भी दिया हुआ है। ये हमने फॉर्मूला बनाया है। आगे बढ़िए। तो सूक्ष्म वृत्तीय विकास समझ गए। उसके बाद व्यक्ति वृत्तीय विकास। कोई सूक्ष्म वृत्तीय विकास नहीं समझे होंगे तो प्लीज हमें बताने की कोशिश करेंगे। सर एक क्वेश्चन है, पूछ ले। हाँ पूछिए सर। जैसे थॉर्नडाइक सर पशु मनोवैज्ञानिक वो पशु पे प्रयोग किए, तो उसको तो हम डॉक्टर भी उनको तो बोल सकते हैं। डॉक्टर थे मनोवैज्ञानिक कैसे बोले? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी मनोवैज्ञानिक हो सकता है, शिक्षक भी मनोवैज्ञानिक हो सकता है, मनोवैज्ञानिक तो कोई भी हो सकता है। जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करेगा, रिसर्च करेगा, वो मनोवैज्ञानिक है। डॉक्टर भी मनोवैज्ञानिक होता है। क्या कहते हैं डॉक्टर? देखिए क्या कहते हैं, जब पेशेंट पहुंचता, पीछे से कुछ आवाजें आ रही है, इसको ध्यान रखिए। डॉक्टर के यहाँ कोई पेशेंट जाता है तो वो कहते हैं पहले उसका वो नब्ज देखा जाता है। अब समझ में आई, अब उनको समझ में आ गई, उससे पहले इसको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ ये अब कहने वाले, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मतलब परेशानी है। अब देखिए वो ऐसा साइको ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे साइको ट्रीटमेंट में एक बार आप नाम सुने होंगे निर्मल बाबा का। वो साइको ट्रीटमेंट था कि ये कहा जाता था, हाँ बताओ बेटा क्या परेशानी है। तो वो कहता था बाबा जी हम 2 साल से बहुत इस बीमारी से ग्रसित हैं। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम इस बीमारी से ग्रसित है। कहाँ रहते हो? तो बाबा जी मैं बिहार में रहता हूँ। बहुत अच्छा। पटना का हनुमान मंदिर देखे हो? तो वो कहेगा जी बिहार में है तो निश्चित कभी न कभी गया ही होगा। अच्छा, तो हनुमान मंदिर पे के आगे भीख मांगने वाला गरीब सब बहुत रहता है, 21 किलो लड्डू खरीद के सब में बांट देना। अब क्या है, वो लड्डू बांट दिया, आधा उसमें सही हो गया। आधा सही कहने का मतलब क्या है, उसके मन में लग रहा है कि लड्डू बांटेंगे तो हम सही हो गए, ठीक हो गए। उसके मन में लग गया कि मैं सही हो गया। अगले बार बाबा जी का प्रोग्राम हुआ, बाबा जी आपकी दयालुता का कोई जवाब नहीं है। आपने मुझे, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था, आपने मुझे सही कर दिया। तो वो सच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज नोन एज साइको ट्रीटमेंट। भाव उत्पन्न किया सर। भाव उत्पन्न छोड़िए ना,
वो क्या है कि साइको ट्रीटमेंट है, उसके मन को जान गया कि ये कैसे सही होगा और वो मेथड बताया, चला। कभी कभी नहीं 100% में 90% गलती होता है, वो 10% में, और वो 10% जो होते हैं वो एग्जाम्पल्स होते हैं। 10% को बहुत फैसिलिटी मिलती है, तुम उस प्रोग्राम में आना, एक प्रोग्राम का 5,000 देंगे तुमको, समझे। तो इस तरह से उसको हम लोग साइको ट्रीटमेंट कहते हैं। अब देखिए, माइक्रोजेनेटिक में हाँ सर, इसमें खुद से करके बालक का विकास होता है। नहीं, बालक माइक्रोजेनेटिक में मतलब क्या है, स्वयं करता है, ऑब्जर्वेशन दूसरे के द्वारा करता है। बालकों में अलग अलग टेक्निक्स के अपनाने की बात इसमें कही गई है। बालक टेक्निक्स को अपनाता है। जैसे मान लीजिए उसको 9 का टेबल हमने दिया याद करने, 9 का टेबल दिया, तो 9 का टेबल कोई रट्टा मारेगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, रट्टा मार रहा है। कोई बालक इसको 2 पार्ट में बांट ले रहा है, पहले 5 तक और फिर 10 तक। कोई बालक क्या कह रहा है कि कोई उसको कहने वाला होना चाहिए, 9 1 जा, तब वो कहेगा 9, 9 2 जा, तब 18 कहेगा, उसको कहने वाला होना चाहिए। रिसाइटेशन के लिए एक कोई ना कोई हेल्प करने वाला चाहिए। कोई बच्चा शार्प माइंड का होता है तो वो टेक्निक्स लगा लेता है। टेक्निक्स में कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और यहाँ से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ऐसे टेक्निक्स बना देता है तो 9 का टेबल हो जाता है ना। ये टेक्निक्स बना लिया तो बच्चों में अलग अलग तरह से वो समस्या का समाधान करने का गुण आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग सूक्ष्म वृत्तीय विकास। इसका कोई स्टेज नहीं है, कोई मतलब उम्र का बंटवारा यहाँ पे नहीं है। उसके बाद व्यक्ति वृत्तीय विकास क्या कहता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जो कुछ भी विकास करता है उसे व्यक्ति वृत्तीय विकास के श्रेणी में रखा जाता है। इसका इंग्लिश वर्ड होता है ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट। ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट, ओंटोजेनेटिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति कहता है कि तुम लोग क्या, जब आप उसके यहाँ जाएंगे ना तो वो अपनी उपलब्धि गिनाना शुरू करेगा। मेरे पास घर नहीं था, मैंने घर बनाया, मैंने बेटी की शादी की, बेटी 2 शादी की बेटी की, जिसमें लोन नहीं लिया, मैंने 2 शादी की बेटी की। उसके बाद मैंने स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला, और इस तरह से अभी इस अवस्था में हूं। अर्थात व्यक्ति ने जो अपना जो वह शुरुआत के क्षणों से क्या विकास किया है वह व्यक्ति वृत्तीय विकास कहलाता है। उसके बाद है जाति वृत्तीय विकास। जाति वृत्तीय यहाँ कहने का क्या मतलब है, हम पूछेंगे किसी से, नए वाले से पूछेंगे। जाति वृत्तीय विकास, जाति वृत्तीय विकास कहने का क्या मतलब है? बताइए। जाति वृत्तीय विकास, इसको फिलोजेनेटिक डेवलपमेंट, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहने का क्या मतलब है? फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट कहने का, देखिए, हाँ आएगा। यहाँ पे फाइलो कहने का मतलब है कि जाति, समझे? जैसे हम लोग फाइलम पढ़ते हैं तो ये जाति से संबंधित है। और जाति कहने का यहाँ क्या अर्थ है कि यहाँ पे ये अलग अलग जातियों में जो बटे हैं वो नहीं है, यहाँ में मानव जाति का विकास कैसे हुआ वो एक कंपैरेटिव स्टडी है। कंपैरेटिव स्टडी क्या है? क्या? हाँ हाँ,
पहले जो मैंने रहते थे आदि मानव लोग सब मने मने को हटा के बोलिए, मने को हटा के बोलना है। मानस बोला जाता है ना। हाँ हाँ बोलिए बोलिए आप। धीरे धीरे मैंने सीधे खड़े होते गए, होती गई, उसके बाद लोग माने बदल गए। हाँ आप टीचर बनने वाले हैं मने मने को छोड़ के, और नहीं तो आपको आपका नाम स्टूडेंट रख देगा मने वाली टीचर। माने वाली टीचर। हाँ तो इसीलिए इस हैबिट को छोड़ दीजिए। होता यही है। देखिए कंपैरेटिव स्टडी है, हम लोग मानव है, मानव जाति का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में बताया है। मानव जाति का विकास में सबसे पहले तो हम लोगों का जो विकास हुआ है, हम लोग के पास पूंछ नहीं है, आदि मानव के पास भी पूंछ नहीं था। उससे पहले जो बहुत पहले होते थे तो चिंपैंजी, हम लोग का एंसेस्टर चिंपैंजी था, समझे, वनमानुष चिंपैंजी था। वो चिंपैंजी में अभी भी देखते हैं कि वो क्या है कि पूंछ होता है, देखते हैं ना। हम लोगों के पास भी पूंछ था। जब से आग का आविष्कार हुआ, बहुत ज्यादा हंसने की आवश्यकता नहीं है, पूंछ था। ध्यान दीजिए तो 1 मिनट, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस कहलाता है, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस कहलाता है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के पास भी पूंछ था और हम लोगों के पास इतना मस्तिष्क नहीं डेवलप हुआ था। धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा, और जब से आग का आविष्कार हुआ तब से हम लोग पेड़ पे चढ़ना बहुत कम कर दिए। पका पकाया भोजन हमें खाने की आदत हो गई, और आदत हो गई तो हम लोग पका पकाया खूब ज्यादा खाने लगे, कच्चा नहीं खाते थे। तो फिर पेड़ पे रहने की आदत भी खत्म हो गई, जंगल जल गए, बहुत जंगल को जला के वहां पे घर बनाया गया और रहने की आदत हो गई। अब नीचे पेड़ पे बहुत देर तक रहना होता, तब तो वो पूंछ का प्रयोग लपेट के बैठने में सही होता। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पेड़ पे बैठना बंद कर दिया, और क्या है कि जिस ऑर्गन का यूज हम नहीं करेंगे वो ऑर्गन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अभी भी हमारे शरीर में बहुत ऑर्गन ऐसा है जिसका यूज नहीं कर रहे, जिसमें एक ऑर्गन का नाम सब कोई जानते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका अभी कोई यूज नहीं है। बहुत पहले जब हम लोग कच्चा मांस खाते थे तो उस कच्चा मांस को पचाने का काम यही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स करता था। अब बहुत साल से वो हैबिट छोड़ चुका है, भूल गया है वो हैबिट पचाने वाला, इसीलिए वो उसका अपने शरीर में कोई यूज नहीं होता। दूसरा क्या है, ये ईयर लोब नीचे वाला, ये देख रहे हैं ना, क्या बाल ही नहीं पहनेंगे। हाँ देखिए अब मैं वो भी बता दे रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। अब खरी खोटी सुनाऊंगा, अब खरी खोटी सुना रहा हूँ। क्या है कि जब स्लेव डायनेस्टी थी तो स्लेव डायनेस्टी में, प्लीज माफ करिएगा, नहीं ध्यान दीजिए, जब स्लेव डायनेस्टी थी तो उस समय महिलाओं को दास बना के रखा जाता था, और दास बना के रखा जाता था, मोटा मोटा जो है ना वो बेरी इसमें पैर में हाथ में बांध के रखा जाता था। इतना भारी होता था कि भाग भी नहीं पाए, और भागने के जब वो भाग रही है तो चोट लगे वो ना भाग पाए। दूसरी बात है उससे कुछ आवाज निकले जिससे पता लग जाए कि वो भाग रही है। वही बाला धीरे धीरे फैशन में, आंख में, नाक में, कान में, ये सब हो गया। अब लड़का भी जो उस कैटेगरी में होगा तो पहनेगा ही। वो स्टाइल नहीं है,
तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये जो जाति वृत्तीय विकास और एक है सामाजिक ऐतिहासिक विकास। सामाजिक ऐतिहासिक विकास कहने का अर्थ यही है कि बालक ने संस्कृति को जब अपनाया तो उसमें कैसे कैसे विकास हुए, पहले क्या था और अभी का जो सामाजिक विकास है वो कैसे हुआ। बालक जब जन्म लेता है तभी से वह सामाजिक रूप से विकास करने लगता है। जब से जन्म लेता है तो माता पिता को जरूर पहचानता है, धीरे धीरे दूसरों को भी पहचानने लगता है, धीरे धीरे वर्ड को दूसरों से सीखने लगता है। ये तमाम चीजें क्या है, सामाजिक विकास के आयाम हैं। तो सामाजिक विकास, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे। चलिए देखिए, वाइगॉत्स्की का अधिगम सिद्धांत भी समाज संस्कृति को महत्व देता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइगॉत्स्की खेल को महत्वपूर्ण मानते हैं और कहते हैं कि यह बालक के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। इन्होंने शब्दों, भाषा एवं संवाद को मनोवैज्ञानिक यंत्र कहा है। बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इन्होंने भी माना है। बच्चे को सामाजिक संदर्भ से बिल्कुल जीएन प्याजे उन्हीं की बात को भी बच्चे को सामाजिक संदर्भ से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। यदि बच्चे को सामाजिक संदर्भ से अलग कर देंगे तो बालक का संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा। इसके फोल्डिंग अधिगम के गहन स्तर को प्रोत्साहित करता है। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा के अंतरराष्ट्रीयकरण द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता है। इसके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया छात्रों की सोच तथा व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाती है। अलग अलग विकास स्तरों पर विद्यार्थियों के अधिगम की व्यवस्था में कुछ समानता हो सकती है पर एक रूपता नहीं होगी। अधिगम और विकास अंतः संबंधित प्रक्रियाएं हैं जो एक विद्यार्थी के जीवन के आरंभ से ही प्रारंभ हो जाती है। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। इसको उपेक्षा पढ़िएगा, जैविक पहलू समझ रहे हैं, क्योंकि उपेक्षा इसको पढ़िएगा, यहाँ अपेक्षा लिखा है ना, इसको उपेक्षा पढ़िए, उपेक्षा की जाती है। ये पूछा हुआ कई बार का प्रश्न है। जैविक नहीं समझते, बायोलॉजिकल जो पेरेंट से आता है हमारे पास तो वो जैविक पहलू है, उसका ये विरोध करता है। उसके बाद संस्कृति तथा भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात ये हमारा वाइगॉत्स्की अभी कंप्लीट होता है। क्या वृत्तीय मतलब बार बार चलने वाला, एक साइकिल के रूप में चलने वाला। वृत्तीय मतलब जैसे यहाँ है एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, फिर एडल्ट से एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ये एक प्रकार का साइकिल है, इसी को वृत्तीय कहते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। अब फिर मेरी सेवा दूसरे जगह, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।